साहित्य सरिता में मैं डॉक्टर बबीता जायसवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तमस उपन्यास पर चर्चा करते हुए आज मैं आपके सामने इस उपन्यास का विश्लेषण प्रस्तुत करने जा रही हूँ। भीष्म साहनी उन सौभाग्यशाली रचनाकारों में से एक थे जिन्होंने अपने जीवन काल में ही अपनी साहित्यिक प्रतिष्ठा को देख लिया था। तमस उपन्यास दूरदर्शन पर धारावाहिक के रूप में भी प्रसारित हुआ और गोविंद निहलानी ने इसे फिल्म के रूप में भी प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने आत्मकथ्यपरक लेख आज के अतीत से के अंतर्गत तमस उपन्यास के लिखने और उसके फिल्मांकन की प्रक्रिया के समय अपनी मानसिक स्थिति, पात्रों के चरित्रों के अंकन में आई जटिलताओं की बात की है। जब कुछ समय के लिए भीष्म साहनी अपने भाई बलराज साहनी के पास मुंबई गए थे, उससे 2 दिन पहले ही मुंबई के भिवंडी इलाके में भयंकर दंगे हुए थे, जिसमें जान माल की बेइंतहा हानि हुई थी। भिवंडी की गलियों में घूमते हुए भीष्म साहनी को भारत विभाजन के दंगों की याद हो आई। भीष्म साहनी रावलपिंडी के रहने वाले थे। उन्होंने अपनी यौवनावस्था में भारत विभाजन के दौरान रावलपिंडी के खूनी दंगों को स्वयं देखा था और भोगा भी था। वे दंगों के पीछे छिपी दंगाइयों की कुत्सित मानसिकता, दंगे करवाने की उनकी शैली से और दंगा पीड़ितों की दुर्दशा को शिद्दत से महसूस कर सकते थे। अपने भाई के साथ जब वे भिवंडी के में हुए दंगों की लूट खसोट का जायजा लेने के लिए गए, तो उनका लेखकीय दिल दहल उठा। उनके मन पर भारत विभाजन के दंगों के दृश्य उभरने लगे। विभाजन की त्रासदी की दर्दनाक यादें उनके मन की सुप्तावस्था में पैबस्त थी। भिवंडी के दंगों के निशान देखकर उनके जख्म हरे हो गए। वे भीष्म साहनी ने बड़े ही मनोयोग से तमस उपन्यास की रचना प्रारंभ की। रावलपिंडी के कल्पना और यथार्थ के संयोजन को उन्होंने इस उपन्यास के रूप में लिखना शुरू किया। यदि हम इस प्रकार कहें कि भीष्म साहनी को तमस लिखने की जो प्रेरणा है वो मुंबई के भिवंडी दंगों के दृश्यों से मिली, तो ये गलत नहीं होगा। तमस उपन्यास में चरित्रों, पात्रों और घटनाएं की जो ऐतिहासिकता है और कल्पना है, उन्होंने अपने लेखकीय वक्तव्य में ये खुलासा किया है। तमस की रचना प्रक्रिया के विषय में भीष्म साहनी ने कहा है, और यही उनका जो लेख है आज के अतीत से, उसमें से मैं आपको ज्यों का त्यों सुना रही हूँ। किसी उपन्यास की रचना लेखक की कलम नहीं करती, उसका मस्तिष्क नहीं करता, उसका भाव विभल हृदय करता है। लिखते हुए जो जो रचना आगे बढ़ती जाती है, वह अपना स्वतंत्र अस्तित्व ग्रहण करने लगती है। कथानक मूल रूप से भले ही सच्ची घटनाओं पर आधारित हो, फिर भी वह घटना जब उपन्यास के पन्नों पर आती है, तो उसकी संगति उपन्यास की मांगों के अनुरूप होने लगती है। धीरे धीरे उपन्यास में वास्तविक जीवन से उठाए गए पात्र काल्पनिक पात्रों के सहगामी होने लगते हैं। इस तरह यथार्थ और कल्पना घुलने मिलने लगती है। एक पात्र का काल्पनिक होना और दूसरे का वास्तविक होना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों का विश्वसनीय होना जरूरी है। इस प्रकार भीष्म साहनी ने कल्पना और यथार्थ के सामंजस्य को स्वीकार किया है। भीष्म साहनी ने इस लेख में यह भी बताया है कि सुअर मारने वाला नत्थु, जो उपन्यास के पहले दृश्य में हमारे सामने आता है, वह काल्पनिक पात्र है। उसकी पत्नी भी काल्पनिक पात्र है। तमस की शुरुआत में सुअर मारने की घटना भी काल्पनिक है। उपन्यास की सच्चाई इस बात पर निर्भर नहीं करती कि यह घटना हुई थी या नहीं, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि वह घटना विश्वसनीय लग रही है कि नहीं। मुराद अली भी तमस का काल्पनिक पात्र है। लीजा और रिचर्ड का प्रसंग भी कल्पना पर आधारित था, जो कि भीष्म साहनी ने अपने उस उपन्यास में बयान किया था। भीष्म साहनी के तमस उपन्यास को पढ़ने से पहले मैं कहूंगी कि भीष्म साहनी के आज की अतीत से के लेख को आपको जरूर पढ़ना चाहिए। इससे आपको तमस की रचना प्रक्रिया की सही जानकारी हो पाएगी। यह मेरा अपना मानना है।
तमस उपन्यास की घटनाएं आज के संदर्भ में भी प्रासंगिक हैं। 1984 के दंगे, मुजफ्फरनगर के दंगे, पश्चिम बंगाल के अभी हाल ही में हुए दंगे, ये सांप्रदायिक दंगे हमारे दर्द को बढ़ाते ही रहते हैं। धर्म के आधार पर होने वाले दंगों से आज भी जब देश दहलता है तो हमारी आत्मा चीत्कार कर उठती है। भीष्म साहनी के लिए यह दुखद स्थिति रही कि उन्हें 1984 के दंगों पर वैसी ही कहानियां लिखनी पड़ी जो वे कभी लिखना नहीं चाहते थे, लेकिन माहौल ही कुछ ऐसे थे कि उनकी आत्मा लिखने से मान ही नहीं पाती थी। तमस उपन्यास को यदि समीक्षात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये उपन्यास समाज के बड़े उद्देश्य को ध्यान में रखकर लिखा गया है। किसी को लग सकता है कि यह एक ऐसा उद्देश्य है कि सांप्रदायिकता की बखिया उधेड़ कर रख दी गई है और इस रचना को इतना महत्व दिया जा रहा है। यह उपन्यास विवाद का विषय भी रहा है। जिस प्रकार हम कहते हैं साहित्य समाज का दर्पण होता है, तो जो समाज में घटित होता है वह कितना भी कलुषित क्यों ना हो, वह साहित्य का विषय बनता ही है। इतिहास इसका गवाह है। आज हमारे समाज का सच कुछ और है और पहले कुछ और था। भीष्म साहनी ने इस उपन्यास के माध्यम से किसी खास चरित्र की सृष्टि नहीं की है, बल्कि भय और आतंक के माहौल को इस उपन्यास का नायक बनाकर पेश किया है। इसकी कथा में कहीं भी शहर का नाम नहीं है। तमस की घटनाएं देखकर हमें यह आभास होता है कि यह रावलपिंडी के सांप्रदायिक घटनाएं ही हैं। रावलपिंडी में 1947 में मार्च में 5-6 दिन के लिए ही जो सांप्रदायिक दंगे हुए थे, उन्हीं दंगों को भीष्म साहनी ने इस उपन्यास की कथा का आधार बनाया है। बहुत सारे गांव इन दंगों की चपेट में आ गए थे। इस कथा में गांव और शहर दोनों जगह फैले दंगों की घटनाओं का वर्णन है। इन घटनाओं में गरीब लोगों की बहुत तबाही हुई थी। अमीर लोग अपेक्षाकृत सुरक्षित ही रहे। गांव और शहर की दोनों घटनाओं को दिखाने के साथ इस प्रकार से संयोजित किया है कि रिफ्यूजी कैंप में दोनों कथा सूत्र आकर के एक माला की भांति पिरोए गए से लगते हैं। दंगों के पूरे वातावरण को विवरणात्मक तरीके से प्रभावशाली और मार्मिक कथानक के द्वारा बुना गया है। तमस की कथा वस्तु नाट्यता परक है, जो मैंने कथा को बताने के क्रम में भी बताया था। कथा में उतार चढ़ाव कम है। कथा एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ती जाती है। इसमें कोई केंद्रीय पात्र नहीं है, बल्कि आतंक का वातावरण ही शुरुआत से लेके अंत तक नजर आता है। कुछ पात्र जैसे नत्थू, मुराद अली, कांग्रेसी कार्यकर्ता, जर्नैल या हिंदू सांप्रदायिक व्यक्ति जो रणवीर हैं, मास्टर देवव्रत हो या कम्युनिस्ट ग्रामीण चरित्रों में हरनाम हो या रमजान अली हो, इन सभी चरित्रों के चरित्र भीष्म साहनी ने अच्छी प्रकार से स्पष्ट किए हैं। पहला चरित्र तो नत्थू ही है। वह मुराद अली के कहने पर लालच में सुअर तो मार देता है, लेकिन उसे कहीं ना कहीं अपराध बोध होता ही रहता है। वह नहीं जानता कि उसने सही किया या गलत किया, पर उसे चैन नहीं मिलता। नत्थू रोमांटिक तो नहीं है, पर उसे अपनी पत्नी से बहुत प्रेम है। उसकी पत्नी एक नेक औरत है। वह अपनी पत्नी को जब सुअर मारने की घटना सुनाता है तो उसे बड़ा चैन मिलता है, जैसे मन का बोझ उतर गया हो। लेकिन उसकी जान नहीं बच पाती। दंगों में वह भी मारा जाता है। मुराद अली कमेटी का कारिंदा है। उसे दंगों में कुछ नहीं होता, अंत तक वो बचा रहता है। बल्कि उपन्यास के अंत में वह अमन के नारे लगाने में सबसे आगे नजर आता है। यह विडंबना है हमारे समाज की। वह मुस्लिम फिरका परस्त है। वह बहुत चालाक आदमी है। मुस्लिम धर्मांध होकर, मुस्लिम के धर्म में अंधा होकर भी वह अपना धार्मिक जानवर सुअर मरवाने का घिनौना कार्य करवाता है, जिससे मुसलमान दंगा करें, भड़क उठें। काम पूरा होने पर वह नत्थू की ओर देखता तक नहीं, क्योंकि वह स्वार्थी है। मुराद अली जैसे जयचंद हमारे देश में भरे पड़े हुए हैं, जो खुद जिंदा रहते हैं और इंसानियत का खून करते रहते हैं। इस उपन्यास में व्यंग तो बहुत कम है, फिर भी मुराद अली के चरित्र को स्पष्ट करने के लिए कुछ व्यंग के अंश मौजूद भी हैं।
मुराद अली जैसे ही कुछ हिंदू लोग भी हैं, जैसे पुण्यात्मा वानप्रस्थी जी और मास्टर देवव्रत। वानप्रस्थी हिंदुओं में सांप्रदायिक भावनाएं भड़का करके मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करते हैं, और देवव्रत युवकों को कत्लेआम करने की ट्रेनिंग देता है। कांग्रेसी चरित्र भी कई प्रकार के हैं, जहां कहा जाए तो मेहता जी हैं और कोरे अवसरवादी हैं, तो बख्शी जी जैसे ईमानदार कार्यकर्ता भी हैं। इनमें एक खास चरित्र है जरनैल का, जो ट्रेजिक कॉमिक है, हास्य दुखात्मक पात्र है, जो आंदोलन हो या ना हो जेल जाता रहता है। उसकी उम्र 50 से ऊपर थी और वह हमेशा वॉलेंटियर की भूमिका में रहता था, जिसमें एक अजीब सनक थी। बरसों जेल में रहकर की उसका शरीर नकारा हो चुका था। जरनैल ही वे कार्यकर्ता था जो जान की परवाह न करते हुए दंगा रोकने के क्रम में सबसे पहले जाता है और अपनी जान गंवा देता है। कम्युनिस्ट चरित्रों में देवदत्त, सोहन सिंह और मीरदाद जैसे चरित्र भी इस उपन्यास में मौजूद हैं। देवदत्त जान का खतरा उठाकर दंगों को रोकने की पार्टी की कोशिशों में लगा रहता है। यहाँ पर दो पात्रों के नाम एक जैसे लगेंगे आपको, देवव्रत जो कि कत्लेआम सिखाता है, और देवदत्त जो कम्युनिस्ट चरित्र है, वो पार्टी के साथ मिलकर के दंगा रोकने की कोशिश करता है। वह शहरों और गांवों दोनों जगह पर सांप्रदायिक सद्भाव बनाने की कोशिश करता है। देवदत्त मुस्लिम लीग और कांग्रेस के नेताओं को मिलवाता भी है आपस में, ताकि कुछ सुलह हो जाए, लेकिन कामरेड लोग दंगा रोकने में असफल रहते हैं। देवदत्त के चरित्र के माध्यम से 1947 के दंगों में कम्युनिस्ट पार्टी के असफल होने और समाज से कटे होने का पर्दाफाश हो जाता है। उपन्यास के दो महत्वपूर्ण पात्र हैं रिचर्ड और लीजा। इलाके के डिप्टी कमिश्नर के रूप में रिचर्ड ब्रिटिश शासन का पूरा वफादार है और दोनों पति पत्नी में बनती नहीं है। लीजा की भारतीयों में कोई रुचि ही नहीं है, उसे ये भी नहीं पता कि हिंदू कौन होते हैं और सिख कौन होते हैं और दोनों में क्या अंतर है। वह साधारण स्त्री है जो अपने पति का साथ चाहती है, एक सामान्य जीवन चाहती है, और जब उसे यह सब नहीं मिलता तो वह मानसिक विक्षिप्तता की ओर बढ़ने लगती है। भारतीयों के प्रति अंग्रेज पदाधिकारियों की सोच इस संवाद से स्पष्ट हो जाएगी, जो मैं आपके सामने अभी सुनाने जा रही हूँ। अंग्रेज अधिकारी भारतीयों के बारे में क्या कहते थे, सुनो। सभी हिंदुस्तानी चिड़चिड़े मिजाज के होते हैं, छोटे से उकसावे पर भड़क उठने वाले, धर्म के नाम पर खून करने वाले, सभी व्यक्तिवादी होते हैं और सभी सफेद चमड़ी वाली औरतों को पसंद करते हैं। इस प्रकार की सोच कोरी उपनिवेशवादी सोच है, जो तीसरी दुनिया के प्रति सभी साम्राज्यवादी देशों के व्यवहार में झलकती है। लीजा भोलेपन से ब्रिटिश शासन की सच्चाई बातों ही बातों में खोलती है, उगल देती है, और, और कहती है कि धर्म के नाम पर रिचर्ड अर्थात ब्रिटिश शासन भारतीयों को आपस में लड़वाता है, क्योंकि प्रजा को आपस में लड़वाकर ही निष्कंटक राज किया जा सकता है। तो फूट डालो और शासन करो की नीति यहाँ पर साफ नजर आती है। 1947 में भारत में पंडित नेहरू की अंतरिम सरकार थी, जो ब्रिटिश अधिकारियों को पसंद नहीं थी। इसी कारण रिचर्ड दंगों के समय मिलने आए प्रतिनिधि मंडल को पंडित नेहरू से मिलने का ताना मारता है। वह दंगों को रोकने की कोई कार्रवाई नहीं करता। दंगे भड़कने के बाद रिचर्ड वह हवाई लूटने के लिए एक दंगाई को गोली मार करके दिखावा करता है, ताकि वह हवाई लूट सके। उसे गांव के इतने लोगों के मारे जाने का कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि वह देश उनका नहीं है। उन्हें यहाँ का दर्द दर्द नजर नहीं आता। ग्रामीण पात्रों में यदि हम बात करें, क्योंकि इसकी कथा दोनों ही स्तरों पर चलती है, शहर में भी और ग्रामीण में भी, तो ग्रामीण पात्रों में जब कहानी चलती है तो भीष्म सारणी ने हरनाम, बंतो, राजो, रमजान आदि का चरित्र स्पष्ट किया है। इन चरित्रों में भी शहरी चरित्रों के समान ही अंतर विरोध है आपस में। ग्रामीण चरित्रों में बूढ़े करीम खान और राजो का चरित्र प्रेरणादायक है, विशेषकर राजो का चरित्र। राजो का बेटा मुस्लिम लीगी है, जो बाप के साथ हरनाम सिंह का घर लूटकर आया है, लेकिन घर में मां ने उसी दंपत्ति को शरण दे रखी है जिसका वे घर लूट कर आए हैं। राजू घबराती नहीं है, वे हरनाम और बंतों को न सिर्फ गांव की सीमा से पार कराती है, बल्कि उनकी बंदूक और उनके जेवर भी उन्हें वापस कर देती है।
ये बेहतरीन चरित्र है इस उपन्यास का। रमजान अली बाद में हरनाम सिंह के बेटे को मुसलमान बनाकर ही दम लेता है। मुस्लिम लीग का रवैया काफी आक्रामक था और हिंदू सिख सांप्रदायिक ताकतें भी आक्रामक रुख अपना रही थी। ब्रिटिश उपनिवेशवाद का हित देश के विभाजन में था, उन्हें इसमें फायदा नजर आ रहा था, इसलिए वह सांप्रदायिक तनाव रोकने में नहीं बल्कि बढ़ाने में दिलचस्पी ले रही थी। यही कारण है कि ब्रिटिश कंपनी दंगों को रोकने की कोशिश नहीं कर रही थी। दंगों के समय लगने वाले नारों का भीष्म साहनी ने यथार्थ रूप दर्शाया है। इस बात का भी खुलासा किया है कि साधारण मुसलमान कांग्रेस को हिंदुओं की पार्टी मानते थे, चाहे उनके अध्यक्ष मौलाना आजाद ही क्यों ना हो। आम मुसलमान मुस्लिम लीग को ही मुसलमानों की पार्टी मानता था। जुड़ा सच उपन्यास जो यशपाल ने लिखा है तमस उपन्यास के बाद, उन्होंने भी इस बात को उजागर किया था कि आम मुसलमान मुस्लिम लीग को ही अपनी पार्टी मानता था। यदि वास्तविकता देखी जाए तो स्वतंत्रता संग्राम का यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण पहलू था कि इसमें धर्म को बहुत अधिक महत्व दिया गया और देश और राष्ट्रीयता की भावना को कम महत्व दिया गया। कांग्रेस पार्टी ने भी धर्म के महत्व को नहीं नकारा, बल्कि कांग्रेस को सर्वधर्म पार्टी बनाने की कोशिश की कि सभी धर्मों को महत्व मिल जाए और सभी धर्मों का मिक्स करके सर्वधर्म संभाव की पार्टी बना दी जाए। यदि भारतीय राजनीति में धर्म को व्यक्तिगत विश्वास तक सीमित रखा गया होता तो इतना विनाश नहीं होता और हमारी राजनीति का रूप आज कुछ और होता। राजनीति में धर्म को अधिक महत्व देने का परिणाम यह हुआ कि न सिर्फ देश धार्मिक आधार पर विभाजित हो गया, बल्कि विभाजन के बाद भी भारतीय उपमहाद्वीप के सभी देशों, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में राजनीति में धर्म के दखल के कारण सांप्रदायिक तनाव जारी रहे और विस्फोटक रूप लेते रहे। यह तनाव आज भी जारी है। तमस में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, समाज और राजनीति में धर्म का कितना दखल रहा है और यह असर किस सीमा तक घातक बना है, इसका यथार्थ परक चित्रण हुआ है। भीष्म साहनी की विश्व दृष्टि बहुत बड़ी है, व्यापक अर्थों में वो कार्य करती है। मानवतावादी दृष्टिकोण उनके साथ साथ चलता है। इसे कुछ हद तक मार्क्सवादी मानवतावादी विश्व दृष्टि के रूप में भी देखा जा सकता है। अपनी मार्क्सवादी दृष्टि से लेखक ने ब्रिटिश उपनिवेशवाद और सांप्रदायिक ताकतों का चेहरा ठीक प्रकार से पहचान पाए और घिनौने कार्यकलापों को बेनकाब करने में सफल हो पाए हैं। तमस में संवाद की बहुलता तो है ही, संवाद तो बहुत सारे हैं ही, किंतु वे नाटकीय भूमिका में है। संवाद नाटकीय परक है। संवाद एक ही समय में उत्तेजित भी करते हैं, उत्तेजना को शांत भी करते हैं और वैर भावना भी बढ़ाते हैं। संवादों से बैर भी इस उपन्यास में बहुत बढ़ता हुआ नजर आता है और दोस्ती भी बढ़ाते हैं, गति भी देते हैं और बाधित भी करते हैं। इस प्रकार के इस उपन्यास में संवाद है। प्रेमचंद की तरह ही भीष्म साहनी के पात्र भी पूरे वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, पूरे वर्गीय पात्र हैं। इनके पात्रों का विकास रचना में स्वयं होता चलता है। खुद साहनी जी खुद खास कोशिश नहीं करते किसी के पात्र के चित्रण में, उनमें अपने आप ही अनायास ही उन पात्रों का चित्रण होता चलता है। पंजाब की धरती पर हिंदू या मुसलमान दोनों उर्दू और पंजाबी बोली का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन जब पढ़ा लिखा व्यक्ति उपन्यास में बातचीत करता है और उसकी भाषा हमें स्तरीय लगती है, बहुत अच्छे स्तर की भाषा उपन्यास में प्रयोग की गई है, जो उसे आम व्यक्ति से अलग करती है। तमस उपन्यास में भी भीष्म साहनी ने इसी प्रकार की पात्रों के अनुकूल भाषा का प्रयोग किया है। मूलतः भीष्म साहनी जी एक नरेटर के रूप में शुद्ध और परिमार्जित हिंदी का प्रयोग करते नजर आते हैं। जैसे उपन्यास में वे लिखते हैं कि घृणा और द्वेष इतनी जल्दी प्रेम और सद्भावना में नहीं बदल सकते, केवल भोंडे हास्य और व्यंग में ही बदल सकते हैं। वे इकबाल को पीट नहीं सकते थे तो कम से कम उसे अपने क्रूर व्यंग का लक्ष्य तो बना ही सकते थे। इन शहरी पात्रों की जो भाषा है वो हिंदी उर्दू मिश्रित है। जैसे इस उपन्यास का पात्र महमूद बातचीत करता है, वो कहता है कि यह सब हिंदुओं की चालाकी है बख्शी जी, हम सब जानते हैं। आप चाहें जो कहें,
कांग्रेस हिंदुओं की जमात है और मुस्लिम लीग मुसलमानों की। कांग्रेस मुसलमानों की रहनुमाई नहीं कर सकती। इस उपन्यास की भाषा शैली पंजाबी लोक शैली के रंग में रंगी हुई है। भीष्म साहनी ने मन की स्थितियों और परिस्थितियों के अनुसार भाषा का प्रयोग किया है। उन्होंने भाषा को क्लिष्टता से अलग रखा है, आसान भाषा में इस उपन्यास को लिखा है। यही उनकी सहज सरल भाषा के प्रति हमें प्रेम नजर आता है। बीच बीच में पंजाबी कहावतों का प्रयोग उन्होंने इस उपन्यास में किया है, जिनका अर्थ उन्होंने कोष्टक में दिया भी है। उपन्यास के संवाद इस उपन्यास में कहीं कहीं अस्वाभाविक लगते हैं, लेकिन फिर भी कहा जाए तो इस उपन्यास की भाषा पात्रों के अनुकूल ही है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यह उपन्यास अपने आप में तनाव, उत्तेजना, संशय, विडंबना और संघर्ष को नाटकीय रूप में प्रस्तुत करता है और एक बहुत बड़ी समस्या की ओर इशारा करता है कि जो समस्या पहले भी थी, आज भी है और न जाने कब खत्म होगी। तो इस पर मैंने आपके सामने जो विश्लेषण प्रस्तुत किया, आशा करती हूँ कि आप सभी को ये लाभदायक लगेगा। यदि आप मुझे सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।